क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज. नाउ इन दिस टॉपिक वी विल बी डीलिंग विद द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. देयर आर ब्रॉडली 5 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज: प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन. अब एक एक करके हम इनको डिटेल में देखेंगे. सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन की. प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. अब सवाल यह है कि यूटिलिटी क्या होता है. प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का मतलब होता है जब कोई रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, मतलब ऐसा गुड जो यूज़ करने लायक हो, यूजेबल क्वालिटी में जब उसको हम कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम रॉ मटेरियल, दैट इज कॉल्ड क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. अब प्रोडक्शन किस चीज़ का हो सकता है? या तो गुड्स या तो सर्विसेज. ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू ट्रांसपोर्ट इज प्रोडक्शन एज इट क्रिएट्स यूटिलिटी. देखो, प्रोडक्शन के लिए हमने क्या कहा? प्रोडक्शन क्या है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. तो अगर आप गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं तो वो भी क्या है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. तो उसको भी हम प्रोडक्शन कह सकते हैं. यहाँ क्या प्रोड्यूस हुआ है? सर्विसेज. क्या बात हुई थी? प्रोडक्शन किस चीज़ का हो सकता है? गुड्स और सर्विसेज दोनों का हो सकता है. तो यहाँ जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हो गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट, देन देर इज़ अ सर्विस बीइंग क्रिएटेड हियर. ये बात हुई प्रोडक्शन की. अब बात करते हैं कंजम्पशन की. कंजम्पशन क्या है? सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स. एग्जाम्पल, ईटिंग फूड, वेयरिंग क्लोथ्स एक्सेट्रा. जो चीज़ प्रोड्यूस हुई है उसका कंजम्पशन भी होगा. कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना. जैसे अगर हम खाना खा रहे हैं या इफ़ यू आर वेयरिंग क्लोथ्स, दैट इज़ ऑल्सो कंजम्पशन. वी आर यूजिंग द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड. प्रोडक्ट्स कहाँ प्रोड्यूस हुए? प्रोडक्शन एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी में फर्स्ट एक्टिविटी थी प्रोडक्शन. यहाँ गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं. सेकेंड एक्टिविटी में वो गुड्स कंज्यूम हुए हैं. कंज्यूम हुए मतलब कंज्यूमर तक पहुँचे हैं और उस कंज्यूमर ने अपनी नीड्स को सेटिस्फाई किया है. नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट. अब जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो किन चीज़ों की बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं. अगर हम इकोनॉमिक्स के नज़रिए से देखेंगे तो यहाँ इन्वेस्टमेंट क्या है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट. देखो, इट इज़ कंसर्न विथ प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? विच हेल्प इन फर्दर प्रोडक्शन. जैसे मशीन्स. मशीन्स नहीं होंगी तो प्रोडक्शन नहीं हो सकता है. तो इन्वेस्टमेंट क्या है? उन गुड्स में इन्वेस्ट करना जो कैपिटल गुड्स हैं. कैपिटल गुड्स क्या हैं? जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, जैसे मशीन्स, फिक्स्ड असेट्स. देखो, परचेज ऑफ मशीन्स, फिक्स्ड असेट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो कौन सा इन्वेस्टमेंट है वो? कैपिटल इन्वेस्टमेंट. व्हेन यू इन्वेस्ट इन कैपिटल गुड्स सच एज मशीनरी, फिक्स्ड असेट्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्सचेंज. एक्सचेंज क्या है? सेल और परचेज ऑफ गुड्स इन टर्म्स ऑफ मनी. गुड्स को प्रोड्यूस करके स्टोर करके नहीं रखना है. जब तक उसको बेचेंगे नहीं तब तक इकोनॉमिक साइकिल कंप्लीट नहीं होगी. तो एक्सचेंज में हम क्या कर रहे हैं? सेल और परचेज ऑफ गुड्स इन टर्म्स ऑफ मनी. फ्री में किया हुआ एक्सचेंज इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है. अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है वो आप किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो विदाउट चार्जिंग एनी मनी, देयर इज़ नो मॉनेटरी एस्पेक्ट इन्वॉल्व, इट विल नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब फर्स्ट 4 एक्टिविटीज़ हमने देख ली हैं: प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज. अब 5th एक्टिविटी हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन. Distribution determines the remuneration of factors of production. अब remuneration कौन से फैक्टर का क्या है, इसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि factors of production क्या हैं. तो factors of production में कौन कौन आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर बेसिकली इज योर ओनर. अब लैंड को क्या मिलता है? रेंट. तो लैंड का रेम्यूनरेशन क्या हो गया? रेंट. लेबर को क्या मिलेगा? उसकी वेजेस, उसकी सैलरीज. कैपिटल को मिलेगा इंटरेस्ट. और ओनर को क्या मिलेगा? एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट. एंटरप्रेन्योर एंजॉयज द प्रॉफिट. ये हुए 5 इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं.
नेक्स्ट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। अब चैप्टर का नाम था इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, तो फाइनली इस टॉपिक में हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स को अगर डिवाइड किया जाए तो दो ब्रॉड डिविजन्स होंगे। फर्स्ट होगा न्यूमेरिकल सेंस यानी प्लूरल सेंस, और नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल मेथड सिंगुलर सेंस। दोनों को हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स की एक डेफिनेशन देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स मीन्स aggregate of facts affected to a marked extent by multiplicity of causes, numerically expressed, enumerated and estimated according to a reasonable standard of accuracy, collected in systematic manner for a predetermined purpose, इन रिलेशन विथ ईच अदर। ये डेफिनेशन थी स्टैटिस्टिक्स की। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही है। फर्स्ट टाइम जब अगर कोई इस डेफिनेशन को देखेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, लेकिन हम क्या करेंगे, इस डेफिनेशन को पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे और उनको डिटेल में समझेंगे। जैसे एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स हमारा फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा, अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज सेकेंड पॉइंट बन जाएगा। तो ऐसे हम पॉइंट्स के थ्रू इस डेफिनेशन को डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट, स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। देखो इसको डायरेक्टली हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ₹25, अगर कहीं सिर्फ ऐसा लिखा है ₹25, दिस इज़ नॉट स्टैटिस्टिक्स। एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू स्टैटिस्टिक्स नहीं बनती है। लेकिन अगर ऐसा लिखा है कि ABC 3 लोग हैं जिनके पास ₹30, ₹35 एंड ₹40 रिस्पेक्टिवली हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, A, B एंड C हैड ₹30, ₹35 एंड ₹40 रिस्पेक्टिवली ऑन द डे ऑफ फन फेयर। दिस इज स्टैटिस्टिक्स। देखो जब सिंगल नंबर यहाँ लिखा था ₹25 के बारे में और कुछ नहीं लिखा है और ये सिंगल वैल्यू है, सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू डजंट काउंट एज स्टैटिस्टिक्स। इसलिए कहा एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट मतलब टोटल, एक नंबर एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू स्टैटिस्टिक्स नहीं बनती है। ग्रुप होना चाहिए, एक से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में आप कंपैरिजन करते हो। स्टैटिस्टिक्स में यूजुअली, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन यूजुअली क्या होता है, कंपैरिजन होता है। तो ये सिंगल नंबर तो कोई कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है इससे। इसलिए फर्स्ट फीचर है स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। क्वालिटेटिव डेटा इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड इन स्टैटिस्टिक्स। अब क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, देखो ऐसा कोई भी डेटा जो आप नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो क्वालिटेटिव इन नेचर होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर हम किसी कंपनी की बात करें और उसके प्रॉफिट की बात करें, तो वो प्रॉफिट ज़्यादा है या कम है, इसके पीछे बहुत सारे क्वालिटेटिव रीजंस भी हो सकते हैं जो उस कंपनी के न्यूमेरिकल डेटा में एक्सप्रेस नहीं हो सकते, नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते। जैसे सपोज किसी कंपनी का प्रॉफिट रिड्यूस हुआ है। अब किसी कंपनी का प्रॉफिट रिड्यूस हुआ है, रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। जितने न्यूमेरिकली एक्सप्रेस हो सकते हैं वो तो एक्सप्रेस हो जाएंगे उस डेटा में, लेकिन ऐसी बहुत सारे रीजंस होते हैं जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं हो सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ द एम्प्लॉयज़ आर नॉट हैप्पी, अगर एम्प्लॉयज़ खुश नहीं हैं तो वो उस कंपनी में प्रोडक्टिवली काम नहीं कर सकते, अपनी उतनी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर सकते जितना उनको करना चाहिए। तो ये एक क्वालिटेटिव रीज़न है जिसको आप चाह के भी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, तो वो हम उस डेटा में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्वालिटेटिव डेटा इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड। There should be quantitative expression, only numbers. Statistics deals with only numbers. ऐसा कोई भी डेटा जो नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकता, स्टैटिस्टिक्स में उस डेटा की कोई जगह नहीं है। Statistics will not accept qualitative data. Next point. Statistics are affected to a marked extent by multiplicity of causes. नंबर ऑफ फोर्सेस अफेक्ट द न्यूमेरिकल डेटा। देखो स्टैटिस्टिक्स में कोई भी डेटा होगा उसको बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, बहुत सारे ऐसे फोर्सेस होते हैं, रीजंस होते हैं जो उस डेटा को अफेक्ट करते हैं। इसको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। वान्या गॉट गुड मार्क्स बिकॉज शी इज़ डिसिप्लिन्ड गर्ल, इंटेलिजेंट एंड अ हार्ड वर्कर। देखो
वान्या को गुड मार्क्स मिले ये तो फैक्ट है, लेकिन क्यों मिले इसके पीछे रीजंस हैं, इसके पीछे कुछ फोर्सेस हैं। वो फोर्सेस क्या हैं? शी इज़ डिसिप्लिन्ड गर्ल, इंटेलिजेंट एंड अ हार्ड वर्कर। तो जैसे वान्या के गुड मार्क्स के पीछे रीजंस हैं, वैसे ही स्टैटिस्टिक्स में भी जो कलेक्ट करते हैं हम डेटा, वो ऐसा क्यों है उसके पीछे भी रीजंस होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रीजनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी इन एस्टिमेशन और कलेक्शन। एक्यूरेसी इज मस्ट। देखो, अगर इनएक्यूरेटली कलेक्ट करोगे आप डेटा या एस्टिमेट करोगे तो उसके रिजल्ट्स भी गलत आएंगे। डेटा की हेल्प से हम क्या चाह रहे हैं? कंक्लूजन निकालना चाह रहे हैं, कुछ फैक्ट्स की तरफ पहुंचना चाह रहे हैं, तो वो मिसलीडिंग होंगे, वो जो रिजल्ट्स होंगे वो सही नहीं होंगे। इनएक्यूरेट एस्टिमेट्स विल लीड टू अ मिसलीडिंग रिजल्ट्स। ये जो रिजल्ट्स होंगे वो प्रॉपर नहीं होंगे, इन पे आप रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि डेटा इनएक्यूरेट है तो कंक्लूजन तो गलत आएगा ही। ऐसे डेटा पे रिलाई नहीं कर सकते, ऐसे कंक्लूजन पे आप रिलाई नहीं कर सकते जहाँ डेटा जो है वो प्रॉपर तरीके से कलेक्ट नहीं हुआ है। इनएक्यूरेट डेटा इज नॉट रिलायबल। Next point, statistics are collected in a systematic manner. For making the data accurate, it is important to collect data in a systematic manner and not in a haphazard manner. Haphazard manner का मतलब होता है unorganized manner. डेटा का जब कलेक्शन होता है तो वो प्रॉपरली होना चाहिए, सिस्टमैटिकली होना चाहिए, क्योंकि अगर वो सिस्टमैटिक नहीं होगा, प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं होगा, तो जब आप एनालिसिस करेंगे उस डेटा को इंटरप्रेट करेंगे, कंक्लूजन्स की तरफ जाएंगे, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा और वो आप चाहते नहीं हो। अगर कंक्लूजन गलत आएगा तो आपके कलेक्शन करने का कोई सेंस नहीं बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस। प्री डिटरमाइंड पर्पस का मतलब होता है पहले से डिसाइड किया हुआ पर्पस। द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग डेटा इज डिसाइडेड इन एडवांस। पहले से डिसाइड किया जाता है। एग्जाम्पल देखो, वेजेस ऑफ अ फैक्ट्री वर्कर। आपको डेटा कलेक्ट करना है वेजेस के बारे में, फैक्ट्री वर्कर के वेजेस के बारे में, लेकिन क्यों करना है ये भी तो पता होना चाहिए। पर्पस ऑफ कलेक्शन शुड बी असर्टेंड सो दैट द डेटा कैन बी रेलेवेंट। वेदर डेटा इज कलेक्टेड फॉर कंपेयरिंग विथ प्रीवियस ईयर्स डेटा। आप वो डेटा क्यों कलेक्ट कर रहे हो? या तो आप प्रीवियस ईयर्स डेटा के साथ कंपेयर करना चाहते हो, और टू नो द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दो रीजंस हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल में हमने दो रीजंस लिए हैं, वेदर इट इज़ फॉर कंपेयरिंग और फॉर नोइंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जब आप डेटा कलेक्ट करोगे तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि रीज़न क्या है। अगर रीज़न नहीं पता है तो कलेक्शन भी प्रॉपरली नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टैटिस्टिक्स आर प्लेस्ड इन रिलेशन टू वन अनदर। देखो, स्टैटिस्टिक्स आर यूजुअली मेंट फॉर कंपैरिजन। हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि स्टैटिस्टिक्स मेजरली आप किस लिए यूज़ करते हो? कंपैरिजन करने के लिए। दे मस्ट बी होमोजेनस। होमोजेनस मतलब एक जैसे होने चाहिए। देखो एग्जाम्पल देखो, एज ऑफ हॉर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द एज ऑफ ह्यूमन्स। आप अपनी एज हॉर्स की एज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये डेटा हेट्रोजेनस है, होमोजेनस नहीं है। डेटा को कंपेयर करने के लिए वो सेम नेचर का होना चाहिए। अगर वो डिफरेंट नेचर के हैं तो वो कंपेयर नहीं हो सकते। ये थी प्लूरल सेंस में बात। हमने जो भी अभी फीचर्स देखे वो स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस था, लेकिन अगर हम फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक बात करें सिंगुलर सेंस में तो वो क्या होंगे? कलेक्शन ऑफ डेटा। सबसे पहले आप क्या करोगे? डेटा को कलेक्ट करोगे, उसके बाद उस डेटा को क्लासिफाई करोगे। इसका मतलब सिमिलर आइटम्स को एक ग्रुप में अरेंज करोगे, ठीक। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये डेटा जो आपने कलेक्ट किया है उसको टैब्यूलर फॉर्म में, ग्राफिकली या किसी भी और तरीके से जिससे उसको समझना आसान हो जाए। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ऐसा होना चाहिए जो अट्रैक्टिव हो और इजी टू अंडरस्टैंड हो। डेटा कलेक्ट करके अरेंज करके रखना तो है नहीं, उसको क्या करना है? एनालिसिस करना है, उसको समझना है कि ये डेटा ऐसा है तो क्यों है, उसको इंटरप्रेट करना है। तो एनालिसिस ऑफ डेटा और नेक्स्ट स्टेप आएगा इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, वेयर यू विल फाइंड द कंक्लूजन कि ये डेटा ऐसा है तो इससे क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ये थे फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोथ इन प्लूरल सेंस एज वेल एज इन सिंगुलर सेंस।